भूत का भय। मैं सिवनी के म्यूनिसिपल स्कूल में 6वीं कक्षा का छात्र था। हम लोगों के शिक्षकों में एक विन्नू सर नाम के शिक्षक थे। उन्होंने इसी साल मैट्रिक पास की थी और हमारे स्कूल में ही नौकरी पर लग गए थे। एक दिन क्लास में जाने कैसे भूत के किस्से चल पड़े। विन्नू सर से भी कुछ बताने को कहा गया तो उन्होंने बताया। वे इसी स्कूल में पढ़ते थे और शाम के समय हॉकी भी खेलते थे। एक दिन उन्हें देर हो गई और अंधेरा गिरने लगा। वह घर जाने के तैयार हुए तो एक व्यक्ति ने उन्हें रोका। उन्होंने देखा कि उसका मुंह उल्टा लगा हुआ था और पैर भी ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। उन्होंने विनू सर को दोबारा वहां आने से मना किया। जब लगातार 2 दिन ऐसा हुआ तो वह घबरा गए। आगे फिर हॉकी खेलने या शाम के समय स्कूल न आने की कसम खा ली। उन दिनों मुझे भी हॉकी खेलने का जुनून सवार था। मैं घर वालों से छुप छुप कर यहीं स्कूल के मैदान में हॉकी खेलने आता था। डर के मैंने भी अपने हॉकी के शौक पर लगाम लगा ली। मेरा डर इतने से भागने वाला नहीं था। घर में ही इस कमरे में उस कमरे में जाने में बहुत चौंकाना होने लगा। जिस पर मैं ऊपर अटारी पर तो किसी के साथ भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे मेरे से भूत से डरने की बात सब पर खुल गई। मुझे जितना भी समझा जाता, जिज्ञासा दिलासा दी जाती, उतना ही मेरा डर बढ़ता गया। अब तो शाम से ही दिल धड़कने लगता। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अम्मा और चूल्हे के बीच बैठकर भी मैं डरता रहता। मेरे इस भूत के भय से घरवाले सब परेशान थे, पर मैं किसी की बात सुनता नहीं था। एक दिन मेरे चचेरे भाई जो रहते अलग थे, खाना हमारे घर खाते थे। जब रात खाना खाने आए तब हम लोग अंदर आकर कमरे में बैठे। उन्होंने मुझे पढ़ने के समय अम्मा के पास देखा तो कारण पूछा। अम्मा ने बताया कि आजकल इसे भूत का डर परेशान किए हुए हैं। यह घड़ी शायद मेरे डर भगाने की तय थी। उन्होंने जिस तरह कहा है भूत मरघट में, चलो हम अभी चलते, कोई भूत भूत नहीं होता। मेरा सांस लौटने लगा। मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करता दिखा तो उन्होंने कहा अभी नहीं तो सुबह चलेंगे, कोई भूत नहीं होता और ये सब उड़ाई हुई बातें होती है। फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार की मैं निकल गया। मैं मैट्रिक करके नागपुर पढ़ने चला गया। हम 2 भाई वहाँ रहते थे। बड़े भाई 1 साल आगे पढ़ते थे। कुछ लोग शहर आसपास के थे। परिचय बढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तमाम तरह के किस्से सुनने मिले। सिविल लाइन में अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बंगला खाली पड़ा था। कहा जाता था जब कभी रविवार को रात में इस बंगले में रोशनी होती है, दावत होती है, जश्न मनाया जाता है। उसमें सारे अंग्रेज़ भी शरीक होते हैं जो अब जीवित नहीं है। कभी कभी यह जश्न दोपहर 12 बजे भी होता है। एक बार एक परिवार रात ट्रेन से उतरा। टांगे में बैठकर सदर की उस कोने की तरफ आया। उतर कर जब पैसे देने लगा तो देखा टांगे वाले का सिर ही है। सुबह पूरी परिवार की लाशें उस स्थल पर पड़ी मिली। नागपुर में हाईकोर्ट का भवन भी तब शहर के बाहर की तरफ पड़ता था। उसका एक रास्ता सदर की तरफ से भी था। उस बियावान टुकड़े से संबंधित भी कई तरह की बातें बताई जाती थी। अभिशप्त होने के किस्से तो सिवनी में भी सुनने को मिला करते थे। मैं मैट्रिक पास कर चुका था। अतः मेरा धर्म बनता था कि पता चले कि जिस अपने जूनियर्स को गैस भेजूँ। रात वाली गायों बसों से बात तय कर ली थी। वे लोग भी इस भलाई के कार्य में दिल से सहयोग करने के तत्पर हुए। इस स्थिति का मैंने पूरा लाभ उठाया और उन स्थानों पर दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे भी भूत और भूतों की घटना की सच्चाई जानने का प्रयास किया। पर ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने एक भी घटना को सही नहीं पाया और न ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा हो। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि भूत का मुझसे कोई अनुभव नहीं है। हम लोग नागपुर में अपने रिश्ते के चाचा के यहाँ रह रहे थे। उनका बंगला लॉ कॉलेज के पीछे था। बंगले का अहाता बहुत बड़ा था। बंगले के दोनों तरफ एक आउट हाउस था। एक तरफ के आउट हाउस में शौच और स्नान की व्यवस्था थी। हम दोनों एक दूसरे से आउट हाउस में रहते थे, इसलिए हमें स्नान और शौच के लिए पहले वाले आउट हाउस में जाना पड़ता था। हम दोनों ने पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने के लिए अपने पढ़ने और सोने के समय का बंटवारा कर लिया था। रात 1 बजे तक और दूसरा उसके बाद पढ़ाई करता। हर 15 दिन बाद समय पाली बदल दी जाती थी। उस रात में 5 बजे तक पढ़ने के बाद सोने के लिए लेट गया। दादा उठे और स्नान करने चले गए। मैं मच्छरदानी के अंदर लेटा हुआ था। कमरा बड़ा था और उसके आमने सामने की दीवारों में दरवाजे थे। बाकी 2 दीवारों के सामने सामने 2 खिड़कियां थी। अचानक तेज हवा चली और लगा एक जबरदस्त लहर हवा की खिड़की को खोलती सीधे मेरी मच्छरदानी को झकझोरती हुई इसके अंदर घुस गई। कान के आसपास मुनमुनाते हुए मंडराने लगे। मैं चौंक गया। अभी अंदर कोई मच्छर नहीं था, यह कहाँ से आ गया? इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं दिखा, पर आवाज़ लगातार आती जा रही थी। दहशत सी हुई। मन में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहा पर बार बार भूल रहा था। ऐसा लेटा रहना ही भाग्य रहा। दूर से दादा के नहा कर आने का अंदाजा हुआ। मैं इंतजार कर रहा था कि वह आ जाए तो उन्हें अपनी व्यथा बताऊं।
पर उनके हनुमान चालीसा की आवाज़ से वह बूंद बूंद बंद हो गई और मैं भी हनुमान चालीसा बोल सका। आज भी मैं नहीं जानता कि वह क्या था। इस बूंद बूंद से एक घटना याद आ गई। मेरे एक मित्र थे, मैं उन्हें शकुल जी कहता था। वह गाना बहुत अच्छा गाते थे और खुलकर गाना गाना पसंद करते थे। वह ज़माना था जब सिनेमा के गाने अच्छे नहीं समझे जाते थे। एक बार वह अन्य मित्र के साथ गाने के उद्देश्य शहर के एक बार कटंगी नाके के पार मरघट के करीब निकल गए। सड़क के बाईं ओर मरघट था। वे लोग सड़क के दाहिनी ओर जाकर एक पुलिया पर बैठ गए। गाना आरंभ हुआ। उन्होंने देखा सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री आई और मैदान के लिए बैठ गई। दोनों दोस्तों का ध्यान उस पर एक साथ ही गया। दोनों लिहाज में साथ ही उठकर पीछे पलटने लगे। डिग 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 आवाज़ सुनकर पीछे देखा तो घबरा गए। वह स्त्री राजा, उस दूसरे मित्र का नाम राजा था, उसके बिल्कुल करीब होकर उन लोगों के साथ चल रही थी। दोनों जान छोड़कर भागे। भागते 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 गए। दूर से बैलगाड़ी के दौड़ने की आवाज़ आई। गाड़ी पास आई तो दोनों छलांग लगाकर उसमें बैठ गए। गाड़ी वाले ने आवाज़ सुनी तो पलटकर देखा। जाने क्या समझा, गाड़ी तेज़ी से दौड़ा दी। गाड़ी तेज़ी से दौड़ती जा रही थी। उन लोगों को लगा कि घर की ओर जा रहा है और वह उतर पड़े। देखा तो ये लोग मरघट के अंदर जो एक नाला है उस तरफ मुड़ गए। दोनों जान छुड़ाकर भागे। घर पहुंचकर ही दम लिए। क्या था? वह स्त्री कौन थी जो जानते बूझते उनके सामने मैदान को बैठी थी? और यह कैसा भ्रम था? नागपुर में मुझे एक बार और भूत का भ्रम हुआ। लॉ कॉलेज के बाजू में कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग का आधा हिस्सा बन गया था। दूसरी तरफ का हिस्सा आधा बना रह गया था। मैंने रात में पढ़ना क्या था, घर की याद आ रही थी, सो पत्र लिखा और सवेरे 5 बजे अंधेरे में लॉ कॉलेज के आते में लगे लेटर बॉक्स में छोड़ने चला गया। लौटने लगा तो सोचा चलो टहलता हुआ थोड़ा आगे बढ़कर कॉमर्स कॉलेज के बगल वाले रास्ते से निकल जाऊंगा, घूमना भी हो जाएगा। मैं लॉ कॉलेज के सामने पहुंचा था कि कॉमर्स कॉलेज के आधे बने भवन के बाजू में जो ज़मीन खाली पड़ी थी उसमें एक बड़े लंबे आदमी का साया दिखाई पड़ा। उसने सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद पगड़ी पहन रखी थी। उसका कद सामान्य से दुगुना होगा। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और उसे लगातार देख रहा था। लगा जैसे वह लंबे कदम उड़ता सा चलता हुआ मेरी ओर आ रहा है। इतने में अंधेरे में साइकिल की घंटी सुनाई दी और उसके पीछे से साइकिल के लड़खड़ाने सी आवाज़ आई। शायद तेल से कोई दूध वाला दूध लेकर आ रहा हो। अचानक वह सफ़ेद साया मुड़ा और कॉमर्स कॉलेज के आधे से बने भवन में प्रवेश कर गया। एक बार जबलपुर में हम लोग कला निकेतन की बस से अमरकंटक जा रहे थे। बरसात के दिन ख़त्म हो गए थे पर कभी कभी बादल हो जाते और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी। पूर्णिमा की रात थी और रास्ते में बादल भी हो गए थे। थोड़ा बहुत पानी भी मिला। हमारी बस अचानक रुक गई। लाख कोशिश करने पर भी नहीं चली। सारे लोग नीचे उतर कर खड़े हो गए। अब सब ने देखा दूर एक बड़ी सी लंबे कद की सफ़ेद पगड़ी और वस्त्रधारी आकृति खड़ी है। धीरे धीरे आगे बढ़कर वह अदृश्य हो गई और तब हमारी बस आगे बढ़ सकी। एक दो विचित्र बातें हमने और सुनी थी। कला निकेतन में हमारे एक साथी थे, पूरन सिंह खत्री। उन्होंने जबलपुर के अर्जिया जी के बारे में बताया। अरे अर्जिया जी ने किसी गंगाराम नाम के प्रेत को अपने अधीन कर रखा था। जब जो चाहते अजीबोगरीब काम गंगाराम से करवा लेते थे। खत्री परिवार पहुंचा तो उन्होंने गंगाराम को उनके लिए गर्मा गर्म खाना लाने का आदेश दिया। उन्होंने बहुत ढूंढा, सारी होटल बंद हो चुकी थी तो वह ट्रेन से किसी यात्री का बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स ले आया। खत्री साहब ने बताया कि हम लोगों ने उस भोजन को पाया। गंगाराम को आदेश दिया था कि सुबह सवेरे किसी मिठाई की दुकान से गर्मा गर्म मिठाई से टिफ़िन बॉक्स को भरकर ट्रेन में वापस रख आए। खत्री साहब की पत्नी बहुत परेशान थी कि एक जिन हमेशा उनके साथ हो लेता था। जहाँ भी जाती थी वह उनके बगल में मौजूद रहता था। इस बात से वह बहुत डरी हुई थी। किसी तरह उनका निवारण चाहती थी। जिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था, केवल उनके साथ रहने की आज्ञा चाहता था। उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा, केवल इसी तरह साथ रहूँगा और तुम्हें धन से मालामाल करता रहूँगा। इस बात से परेशान होकर वह खत्री परिवार अर्जिया से मिला था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।